तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती क्लासेस अगेन। आज हम लोग क्लास 7 का रिवीजन करने वाले हैं। जो क्लास सर ने लिया था क्लास 7, उसका हम लोग फुल रिवीजन करने वाले हैं। सर का एक एक वर्ड इस पीडीएफ में लिखा है। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगा। मैं क्लास के बीच में या फिर क्लास के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन सर ने बताया था क्लास नंबर 7 में कि सतरिया के एकाकी नाटक को क्या कहा जाता है? एकांकी नाटक को, ठीक है। तो इसको बोलते थे अंकीय नाट कहा जाता है, ठीक है। सतरिया कहाँ का है? तो असम का एक क्लासिकल डांस है। सबसे नया क्लासिकल डांस इसी को बोलते हैं, जो लगभग 500 वर्ष पुराना है। सन 2000 में इसको श्रीमद शंकर देव के प्रयास से क्लासिकल डांस, देखिए सन 2000 में इसको शामिल किया गया क्लासिकल डांस में, और श्रीमद शंकर देव के प्रयास से इसको क्लासिकल डांस बनाया गया, ठीक है। वैष्णव मठ जो है उससे यह संबंधित है, और इसमें बोर गीत का उपयोग होता है, ठीक है। अंकेय नाट में भवोमा खेल होता है, जिसके भगवान कृष्ण के कहानी से संबंधित है। माटी अखोड़ा सतरिया से संबंधित है, ठीक है। इसमें भाषा कौन सी यूज होती है? तो ब्रजावली भाषा यूज होती है। मेल डांस को भांगी कहते हैं और फीमेल डांस को शिमंगी बोलते हैं, ठीक है। त्योहारों के अवसर पर इसे भकोट कहते हैं, भोकोट, ठीक है। और भोकोट हमेशा मेल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अब सर ने बताया था इसके डांसर्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए गुरु जतिन गोस्वामी, पद्म विभूषण इनको मिला था 2025 में। इसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुरु जतिन गोस्वामी किससे संबंधित है? तो सत्रिया से संबंधित है। शारदिया शोकिया, मणिक बारबयान, मुकुंद शेकिया, बीकेवाई अवार्ड इनको 2023 में मिल चुका है, ठीक है। भावेन बारबयान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 में। और गहन चंद्र गोस्वामी, सर ने एक रूट वर्ड बताया था, जहां भी आप बारबयान देखें और शोकिया देखें वो सतरिया से संबंधित लोग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर की सार्क का पूरा नाम क्या है? तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? काठमांडू में बना, ठीक है, 1987 में। देखिए स्थापना ढाका में हुआ और हेडक्वार्टर ये काठमांडू में बना। टोटल मेंबर इसमें कितने होते हैं? 8 टोटल मेंबर होते हैं। ऑब्जर्वर कंट्री कितनी है? तो 9 ऑब्जर्वर कंट्री है इसमें, ठीक है। 8वां सदस्य कौन जुड़ा इसमें? तो 2007 में अफगानिस्तान के रूप में 8वां सदस्य जुड़ा, और ये 14वें समिट में बना था, ठीक है। बात करते हैं कि सार्क सार्क फूड बैंक कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। पहले महासचिव कौन है? तो अबुल अहसान पहले महासचिव हो जाते थे इसके। भारतीय पहले महासचिव कौन बने? तो श्रीकांत शर्मा, ठीक है। वर्तमान में कौन है? तो गुलाम सखर। सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ है? नई दिल्ली में। और डेवलपमेंट फंड कहाँ है इसका? तो थिम्पू भूटान में है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने रुपए की राशि दी जाती है? ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद बहुत अच्छे हॉकी के खिलाड़ी थे। इनका एक किताब है, बुक का नाम है इनका बुक का नाम अब शायद नहीं, यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप देख लीजिएगा वहां से, ठीक है। पहले इसमें 7.5 लाख रुपए मिलती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। प्राचीन नाम क्या है इसका? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था इसका, मेजर ध्यानचंद का प्राचीन नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसको 6 अगस्त 2021 से इसको बदल दिया गया। अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड में, सॉरी, अरुण अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड में दोनों में 15 लाख की राशि दी जाती है, और ये लाइफ टाइम में दी जाती है। एक होता है लाइफ टाइम, एक होता है जिसमें सिर्फ अर्जुन अवार्ड, देखिए एक तो लाइफ टाइम होता है और एक होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, और एक टेम्पररी होता है, ठीक है। तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसमें 10 लाख से शुरुआत होती है। 2002 में इसको दिया गया था, और ये कोच को दिया जाता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद और द्रोणाचार्य अवार्ड, देखिए यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बताया गया, जिसमें 25 लाख रुपए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है जिसमें 10 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो शुरुआत कब हुआ था? तो 1991 92 में शुरुआत हुआ। विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले दिया गया, जो शतरंज से संबंधित है, ठीक है। पहली महिला कौन थी जिसको दिया गया ये? तो कर्दम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। सिडनी ओलंपिक में इनको कांस्य पदक मिला था 2000 में, ठीक है। सबसे युवा व्यक्ति कौन है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो अभिनव बिंद्रा, 2000 में मिला था इनको शूटिंग के दौरान, ठीक है। शूटिंग से संबंधित है ये।
पहले क्रिकेटर कौन था? सचिन सचिन तेंदुलकर। हॉकी में पहले किसको मिला था? धनराज पिल्ले को मिला। बैडमिंटन में सबसे पहले किसको मिला? तो पुलेला गोपीचंद को मिला। 2024 में 4 नए लोगों को दिया गया है, ठीक है। कौन कौन है वो? तो मनु भाकर, डी गुकेश जो शतरंज से संबंधित है, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, ये सभी को दिया गया है क्या? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अब इसका नाम बदल के राजीव गांधी, देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, इसका पूरा नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछे कि निम्न में से किसे राजीव मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 3 पर आते हैं कि देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है इंदौर में। कैंपागोड़ा कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, ठीक है। मीनाम्बकम कहाँ है? तो चेन्नई में मीनाम्बकम है, ठीक है। नागपुर में क्या है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर में। एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस कहाँ है? तो कलकत्ता में है, ठीक है। गोपीनाथ बारदोली असम में है, असम के गुवाहाटी में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है। राजीव गांधी हैदराबाद में, जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है पूरे भारत का। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है? रांची में है, ठीक है। भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया का एक किताब है नेशन बिल्डिंग, याद रखिएगा इसको, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है, जो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस महात्मा गांधी कब मनाया जाता है? तो देखिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 2007 से शुरू हुआ था ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होगा यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर पंडित नेहरू के जन्मतिथि पर, ठीक है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त राजीव गांधी के जन्मतिथि पर। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। वर्गीज कुरियन जो है वो व्हाइट रिवॉल्यूशन के फाउंडर है। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो वो दूध से संबंधित है। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 में कि कैप्टन कूल किसे कहा जाता था? तो महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को कहा जाता है। कूल कैट किसे कहा जाता है? तो केन विलियम्सन। ये सारे के सारे निक नेम हैं जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके, ठीक है। बॉम्बे बॉम्बर किसको कहा जाता है? तो सचिन तेंदुलकर को। और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, ठीक है। बिग शो किसे कहा जाता है? तो ग्लेन मैक्सवेल को कहा जाता है। मिस्टर क्रिकेट माइकल हंसी को कहा जाता है, ठीक है। यूनिवर्स बॉस किसे कहा जाता है? तो क्रिस गेल को कहा जाता है। मिस्टर 360 डिग्री एवी डिविलियर्स को। रॉक स्टार रविंद्र जडेजा। द प्रिंस शुभमन गिल को। हिटमैन रोहित शर्मा को। गब्बर शिखर धवन को। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को। द स्विंग प्रिंस किसे कहा जाता है? तो भुवनेश्वर कुमार को कहा जाता है। और मैसूर एक्सप्रेस श्रीनाथ को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन का 7 है जिसमें लिखा है कि 7 साइंस ऑफ बीइंग अ मदर के लेखक कौन है? तो ताहिरा कश्यप खुराना, ठीक है। मिस्टर फमी बोन, लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और वेलकम टू पैराडाइज, ये ट्विंकल खन्ना का किताबें लिखी गई हैं, ठीक है। इनको द्वारा लिखी गई किताबें हैं। प्रेगनेंसी बाइबल, ये किताब लिखा गया है करीना कपूर द्वारा। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा। द मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बिंद्रा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान के द्वारा लिखा गया है। द एलिफेंट इन द वॉम्ब कल्कि कोचलिन के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 9 है कि डीपीएसपी के बारे में सर ने बताया था। आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कूटनीति के तत्वों को लिखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 43 के बी में सहकार समितियों के संवर्धन के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 51 में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। आर्टिकल 43 में लिखा है लिवलीहुड, मतलब एक आप अपने कार्य के लिए जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप अपने जीविका के लिए काम करेंगे, उसको आप उसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा। वेजेस फॉर वर्कर्स है, ठीक है, इसमें लिखा गया है। आर्टिकल 39 के ए में लिखा गया कि निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता मतलब आपको फ्री लीगल एडवाइस दी जाएगी, फ्री लीगल चीजें आपको दी जाएगी, आपको फ्री में वकील प्रोवाइड कराया जाएगा बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। आर्टिकल 45 में लिखा है कि 0 से 6 वर्ष तक बच्चों के लिए फ्री शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। नोट में लिखा है कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 11 में मौलिक देखिए आर्टिकल 21 ए और आर्टिकल 11 मौलिक कर्तव्य में इसको लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या है? ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। और ये मौलिक कर्तव्य है, सॉरी मौलिक कर्तव्य दोनों है, ठीक है। आर्टिकल 39 के डी में क्या लिखा है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। और आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि आर्टिकल 45 में क्या लिखा है, तो SC ST के लिए आर्थिक और शिक्षा हित के बारे में लिखा गया है। और आर्टिकल 47 में पोषाहार प्लस लोक स्वास्थ्य, मतलब आंगनबाड़ी में जो भी खाना पीना जाता है या फिर जो मिड डे मील चलता है या फिर जो सरकार के द्वारा राशन दिया जाता है, तो वो सही से दिया जा रहा है कि नहीं दिया रहा है, उसके बारे में आर्टिकल 47 में लिखा गया है। ठीक है। आर्टिकल 48 में क्या लिखा है, तो कृषि पशुपालन दुधारू नस्ल के जो भी पशु होते हैं उनके लिए सुधार करना उनमें, और गौ हत्या जो भी दुधारू पशु होते हैं उनके हत्या पर रोक लगाने के बारे में लिखा गया है इस पर। ठीक है। आर्टिकल 48 के में क्या लिखा है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 49 के बारे में राष्ट्रीय महत्व स्मारक सुरक्षा, मतलब जो राष्ट्रीय स्मारक है, जैसे कि लाल किला है, अपना ताजमहल है, ये सब राष्ट्रीय स्मारक हैं। ठीक है। इनकी सुरक्षा हमें जो पब्लिक पीपल उनको करनी है। ठीक है, ये लिखा गया आर्टिकल 49 में। और आर्टिकल 50 में क्या लिखा है, तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण लिखा गया है। ठीक है, ये लिखा गया है। और आर्टिकल 51 में क्या लिखा गया, तो अंतर्राष्ट्रीय सहायता के बारे में लिखा गया है। ठीक है। देखिए, नोट मौलिक कर्तव्य सिर्फ भारतीयों पर लागू होता है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य सिर्फ भारतीयों पर लागू होता है, ये फॉरेनर पर लागू नहीं होता है। और कुछ कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो फॉरेनर्स के साथ साथ भारतीय दोनों पर लागू होता है। मैंने कल बताया था आपको, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कौन कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि मौलिक कर्तव्य के बारे में यहाँ सर ने बताया था, क्वेश्चन नंबर 10। पीएम इंदिरा गांधी ने इसको संविधान में ऐड किया था सरदार सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में। 12 सदस्य थे इस समिति में। ठीक है। इन्होंने सरदार सिंह समिति जो था, उन्होंने मौलिक कर्तव्य को 8 मौलिक कर्तव्य के लिए 8 मौलिक कर्तव्य सुझाव दिए। ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से 2 ऐड करके 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तत्काल में। ठीक है। लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं अभी, जो 2011 में जोड़ा गया। 2002 के संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। ठीक है। संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग बना था, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी, तो आत्मीय सभा थी, 1815 में बनी थी ये। ठीक है। राजा राम मोहन राय 1817 में हिंदू कॉलेज बनाया, कलकत्ता में बनाया था। ठीक है। और 1825 में वेदांत कॉलेज भी इन्होंने बनाया था कलकत्ता में। तुहफत उल मुहाविद्दीन इन्होंने लिखी थी 1809 में। ठीक है। गिफ्ट टू मोनोथीस, ये 2 किताबें इनकी 1809 में भी ये लिखे थे। ठीक है। इनकी 3 पत्रिकाएं हैं। एक है ब्राह्मण किल पत्रिका जो 1821 में प्रकाशित हुई, संवाद कौमुदी पत्रिका जो 1821 में भी प्रकाशित हुई और बंगाली भाषा में लिखा गया था ये। ठीक है। और मिरातुल अखबार 1822 में फारसी भाषा में यह प्रकाशित हुआ। ठीक है। यहाँ लिखा है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक इनको माना जाता है, राजा राम मोहन राय जी को, जिनका 1772 1833 तक इनका टेन्योर रहा। 1772 में जन्म लिया, 1833 में इनकी देहांत हो गई। राजा की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी, जो किसने दिया था, तो अकबर टू ने दिया था। इन्होंने शायद कोई अच्छा काम किया था उनके लिए, इसलिए अकबर टू ने राजा की उपाधि इनको दी थी। और इनकी समाधि कहाँ है, तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अहमदिया आंदोलन कहाँ हुआ था, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादायनी के द्वारा 1889 में अहमदिया आंदोलन हुआ था। देवबंद आंदोलन 1866 में हुआ था, मोहम्मद कासिम नौनतवी के द्वारा। ठीक है। नदवत अल उलेमा आंदोलन तो शिबली नुमानी के द्वारा हुआ था ये। अहले हदीस आंदोलन वली उल्लाह के द्वारा हुआ था। प्रथम मदरसा खुला कब खुला था, तो 1781 में खुला था, वारन हेस्टिंग के समय में खुला था। ठीक है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के तरफ कौन है, तो अब्दुल लतीफ 1863 में इन्होंने कार्य चलाया था। और अब्दुल लतीफ ही अकबर के शिक्षक थे। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की पहली शैक्षणिक क्वेश्चन संख्या 14 है कि भारत की पहली शैक्षणिक नीति में फल्टरेशन सिद्धांत किसने दिया, तो मैकाले ने दिया था इसको। ठीक है। पहला विधि का अध्यक्ष भी मैकाले ही था। ठीक है। पहला जो लॉ कमीशन बना था उसका मैकाले ही अध्यक्ष था। मैकाले का पत्र मैकाले मिंटस 2 फरवरी 1835 में लिखा गया इसको। ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक को मैकाले ने ही जन्म दिया था, इसको माना जाता है। भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो बेंटिक था 1828 से 1835 में। ठीक है। शिक्षा आयोग के बारे में सर ने बताया था कि सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ने अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा था इसको। ठीक है। इसमें शिक्षा आयोग जब आया था तो इसमें ये बताया गया था सर चार्ल्स वुड डिस्पैच में कि हर जिले में एक स्कूल खुलेगा, कोलकाता प्लस मुंबई में एक एक यूनिवर्सिटी खुलेगी। इंग्लिश को हायर एजुकेशन में पढ़ाई होगा। और जबकि प्राइमरी लेवल में जो वर्नाकुलर एक्ट आया था उसके तहत संथाली भाषा, अरबी,
पारसी और संस्कृत भाषा को पढ़ाया जाएगा, जबकि जो हायर एजुकेशन उसमें इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा, हायर लेवल में इंग्लिश शिक्षा को दिया जाएगा। और 1854 में ये एक्ट आया था। ठीक है, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था? 1917 में आया था। राधा कृष्ण आयोग 1948 में। हंटर कमीशन 1882 में आया था, रिपन का समय आया था। ये भी, ये सर जो भी बताए हैं, ये सब जो कार्यकाल बताए हैं, ये सारे के सारे शिक्षा से संबंधित है। ये एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, मुदलियार शिक्षा आयोग 1948 में इसको बनाया गया। ठीक है, डीएस कोठारी 1964 में। और नई शिक्षा नीति सॉरी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 में आई। ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं कि आज शाम को न्यू अपॉइंटमेंट के लिए जो भी वीडियोज जो है वो करंट अफेयर के लिए आ रही हैं। ठीक है, आ रहा है। जो न्यू अपॉइंटमेंट मतलब क्या, कि इसमें जो अभी 2025 में जनवरी से लेकर अभी तक, मतलब इस मंथ तक जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, चाहे किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट संस्था है, उसके उसमें कौन-कौन से लोग अपॉइंट किए गए हैं, उसके बारे में मैं एक अच्छा खासा वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूँगा। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। वो आपके अभी अपकमिंग एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, मतलब सारे एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और एनटीपीसी का जो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, और बता दूँ अभी कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। ये मेरा नंबर है, आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ नंबर लिख देता हूँ मैं। ये नंबर है मेरा, आपको इस नंबर पे मुझे मैसेज करना होगा। आपको मैं उसी टाइम पीडीएफ भेज दूंगा यहाँ वहाँ पे। ठीक है, आप मुझे बोलेंगे पीडीएफ दे दो सर, तो मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ उसी टाइम भेज दूंगा। ठीक है, चलिए अगले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कालिंदी किस नदी के दूसरा नाम है? कालिंदी। ठीक है, यहाँ पे कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो यमुना का दूसरा नाम है। गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी यही है, यमुना। लेंथ कितना है इसका? तो 1376 किलोमीटर। यमुना की सहायक नदी कौन है? तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स, गिरी और हिंडन। ठीक है, ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदी हो जाती हैं। ओरिजिन कहाँ से होता है? तो बंदर पूंछ चोटी नाम का एक जगह है जहाँ से इसका उद्गम होता है, और यहाँ पर एक यमुनेत्री नाम का जगह है, उत्तराखंड में ये सब है। ठीक है, वहां से इनका उद्गम होता है। ठीक है, इस नंबर पर मुझे मैसेज करेगा तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अमरावती, भवानी, हेमावती और कामबनी किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो कावेरी की और सहायक नदियां हैं अकरावती, स्वर्णवती, लोकापावनी। ये सारे के सारे कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। उद्गम स्थान तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कुर्ग में है ये, कर्नाटक में। ठीक है, और कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। जलप्रपात इस पर है शिव समुद्रम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम द्वीप भी इसी पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात में ही। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। इसको बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, और बिहार का शोक नदी को कोसी नदी है। ठीक है, ओरिजिन जो है छोटा नागपुर के पठार से इसका ओरिजिन होता है। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बड़ाकर नदी है, जमुनिया नदी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है बिहार का शोक कोसी नदी। कौन सा बांध गंगा नदी पर स्थित है? तो चमेरा बांध रावी नदी पर स्थित है, हिमाचल में। कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर। टिहरी बांध स्थित है उत्तराखंड में, गंगा नदी पर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर टिहरी बांध हो जाएगा। रिहंद बांध कहाँ है? तो रिहंद बांध है यूपी में। सलाल बांध चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। उरी बांध झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और तवा बांध है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। गांधी सागर बांध जो है वो एमपी में है, चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। मलमपूजा बांध केरल में है, मलमपूजा नदी पर। इडुक्की बांध केरल में है। ठीक है, पेरियार नदी पर। एशिया का पहला आर्क डैम यही है, विश्व का तीसरा आर्क डैम है। ठीक है, एशिया का पहला और विश्व का तीसरा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में सर ने बताया था। तो देखिए, जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ये 2017 में आया था। इसमें 4 प्रकार के टैक्स को लिया जाता है सरकार के द्वारा। एक होता है सीजीएसटी मतलब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट लेती है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड, मतलब सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों इंटीग्रेटेड लेती है। और एक होता है यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, तो इसके जो रेट रखा गया है वो 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 तरह का रेट रखा गया है इसमें। ठीक है, अब देखिए कुछ एक्सेप्शन है जिसमें अलग से रेट को बनाया गया है। जैसे कि सोना है, सोना पर 3% का जीएसटी लगाया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी आइटम हो गए, चाहे वो लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, जो भी चीज इलेक्ट्रॉनिक आप अपने आसपास देख रहे हैं, उस पर 18% का जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को।
GSTIN होता है, GST अगर आप लेंगे तो आपको GSTIN नंबर लेना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये 15 अंकों का नंबर होता है, ठीक है। देखिए जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं हम, तो इसको आर्टिकल 279 के ए में रखा गया है, जिसमें 33 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अपने आप वित्त मंत्री जो होगा वो उसके अध्यक्ष हो जाता है। पहले अध्यक्ष कौन बने थे जब जीएसटी लागू था, तो अरुण जेटली उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। पहले पीएम कौन बने जब जीएसटी लागू हुआ, तो नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट कौन थे, तो प्रणब मुखर्जी थे। और तत्कालीन मतलब उस टाइम के आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उर्जित आर पटेल जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं कि जीएसटी के बारे में सर ने बताया था, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कनाडा के दोहरी जीएसटी संरचना को चुना है, ठीक है। दोहरी जीएसटी संरचना, यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि दोहरी जीएसटी मतलब CGST और SGST, और एक होता है दोहरी जीएसटी मतलब IGST, मतलब दोनों कंबाइन करके सरकार लेती है, तो इसी को दोहरी जीएसटी बोलते हैं। तो कहाँ से लिया गया ये, तो कनाडा से लिया गया है। फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला भारत मतलब दुनिया के पहले से, और भारत 161वां देश है, 161 देश है भारत, ठीक है। पहला राज्य कौन बना जो जीएसटी लागू किया, तो असम बना, उसके बाद बिहार, ठीक है। पहला राज्य जो SGST लागू किया वो लागू किया तेलंगाना ने, ठीक है। उसके बाद बिहार ने लागू किया। पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला असम, दूसरे पर बिहार आता है, और पहला राज्य जिसने SGST लागू किया उसमें तेलंगाना आता है, और उसके बाद बिहार आता है। जीएसटी का नारा क्या है, तो वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। जीएसटी के लिए एक से 1वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था। किसमें कौन सा आर्टिकल में रखा गया इसको, तो देखिए यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 279 के ए में इसको रखा गया है, ठीक है। जीएसटी का एक्ट का प्रकाशन कब हुआ, तो 12 अप्रैल 2017 में इसका हुआ था। कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा हुआ। जीएसटी के तहत नेशनल एंटी पहले अध्यक्ष कौन बने, तो बद्री नारायण शर्मा बने, ठीक है। और जीएसटी म्यूजियम कहाँ है, तो गोवा में है ये, ठीक है। जीएसटी के लिए ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है, तो अमिताभ बच्चन जी हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन इन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें क्या क्या चीज को ध्यान में रखकर इसको बनाया जाता है, तो इसमें 4 ऑप्शन था जिसमें से एक गलत है, तो मैंने सिर्फ वो गलत को हटाकर सही सही वाला लिखा है। जिसका देखिए इसमें एजुकेशन को देखा जाता है, लंबा एवं स्वस्थ जीवन को देखा जाता है, एक एवरेज निकाला जाता है, ठीक है, कि यहाँ के लोग इतना लंबा जीवन जी रहे हैं और स्वस्थ हैं कि नहीं है, ठीक है। तीसरा देखा जाता है कि जीवन का स्तर और आय सूचकांक, मतलब जो इनकम होता है वो भी देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति कितना इनकम है। ये सारे के सारे चीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब निकाला जाता है तो वो सब इसके तहत देखकर ही निकाला जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाई जाती है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। कहाँ इसका हेडक्वार्टर, तो न्यूयॉर्क में है। स्थापना 1965 में हुआ था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली बार 1990 में आया था। भारत के देखिए ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रकाशित करने में 2 लोगों ने हेल्प किया था भारत के भी, ठीक है। पहले वो आदमी थे महबूब उल हक, और दूसरे थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को आपको अच्छे से पता होगा, इनको नोबेल पुरस्कार 1998 में मिल चुका है। किसमें, अर्थशास्त्र में भारत का पहला नोबेल मिला। बुक इनके हैं द आइडिया ऑफ जस्टिस और गरीबी और अकाल और डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इनके 3 बुक हैं, ये तीनों बुक याद रखिएगा, ठीक है। कल्याणकारी अध्ययन अर्थशास्त्र में इनको नोबेल मिला था। अर्थशास्त्र के लिए भी एक उसमें कैटेगरी है कल्याणकारी नोबेल, उसके लिए इनको अमर्त्य सेन जी को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया गया था, तो 16 जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया तो 25 सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। लोगो क्या है इसमें, मेक इन इंडिया का तो शेर का लोगो है। वन स्टॉप सेंटर योजना कब शुरू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2015 में शुरू किया गया। पीएम कौशल विकास योजना 16 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। अटल नवाचार मिशन 2016 में शुरू किया गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन संख्या 24 है कि कार्बन का शुद्ध ये जो रासायनिक नाम होता है मतलब रासायनिक जो साइन होता है वो सी से उसको इंडिकेट करते हैं। आयोडीन को आई से, फ्लोरीन को एफ से, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें सिंगल अल्फाबेट आते हैं, लेकिन जबकि लोहा में Fe, इसमें 2 अल्फाबेट आता है, ठीक है। इनर्ट गैस जो भी होते हैं उसमें 2 अल्फाबेट आते हैं, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है। 18वां कलम में इसको देखने को मिलेगा। किसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मॉडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने
विकास का सिद्धांत है, डेवलपमेंट का इन्होंने फॉर्मूला दिया। इनका बुक है 1859 में प्रकाशित हुआ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एंड 1871 में प्रकाशित हुआ डिसेंट ऑफ मैन। ठीक है, ये दो बुक है किसका, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का। तीन नियम दिए किसने, ग्रेगर जॉन मॉडल ने, मटर के पौधे पर। एक होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तीन तरह के इन्होंने नियम दिए। मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 26 है कि लिंग निर्धारण के लिए क्या उत्तरदायी होते हैं। तो एलोसोम्स जो लिंगी गुणसूत्र है वो उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ा होता है इसमें, 23 पुरुष में और 23 महिला, मतलब टोटल मिलाकर 46 होते हैं एक इंसान में। ठीक है, पुरुष में एक्स और वाई होता है, जबकि महिला में एक्स एक्स होता है। अगर एक्स और एक्स मिलते हैं, अगर पुरुष का एक्स और महिला का एक्स मिलते हैं तो गर्ल होती है, और पुरुष का एक्स और स्त्री का वाई, सॉरी, पुरुष का एक्स और स्त्री का वाई मिलता है तो बॉय पैदा होता है। नहीं नहीं, पुरुष महिला का एक्स और स्त्री का वाई मिलता है, सॉरी माफ कीजिएगा मुझे, तो वहां पर बॉय पैदा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब सर ने एक टास्क दिया था कि कितने जीवों में गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, कुत्तों में 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 39 के जोड़ों में व्यवस्थित होता है। ठीक है, बिल्ली में 38 गुणसूत्र, मतलब 19 को बिल्ली और बिल्ला में 38 के जोड़ों में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन में मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 और 23 के जोड़ों में। ठीक है, मक्का में होता है 20 गुणसूत्र। मक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सर। ठीक है, जीवाणु में देखिए एक ही गोलाकार गुणसूत्र होता है, और वायरस में कोई भी गुणसूत्र नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स ESI प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए मुर्मुगांव बंदरगाह, जो कहाँ है, गोवा में है। ठीक है, 2000 में इसको शुरू किया गया था। फरवरी 2025 में भारत का सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया है। तो 4 आर्द्रभूमि स्थल को, कौन कौन थे, देखिए पहले थे 85, लेकिन अब शामिल हो गए 4, तो टोटल कितने हो गए, 89, मतलब 89 शामिल हो चुके हैं इसमें। कौन कौन है वो 4, वो तो सकराकर कोट्टई जो कि तमिलनाडु में है, थेरथंगल वो भी तमिलनाडु में है। ठीक है, खोचोपल्लड़ी जो कि सिक्किम में है, और उधवा झील झारखंड में। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि उधवा झील निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसका आंसर क्या होगा, तो झारखंड होगा। अब देखिए 2 अप्रैल को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम 1985 में चलाया गया था, याद रखिएगा। नोट में लिखिएगा कि तमिलनाडु में 20 साइट्स हैं, किसके, तो ये रामसर साइट के, और यूपी में 10 साइट्स हैं। ठीक है, रामसर फरवरी को 2 फरवरी 1971 को ईरान में, रामसर नाम का एक जगह है, कहाँ पे है, ईरान में। रामसर संधि कब बनी थी, 1975 में बनी थी। भारत कब शामिल हुआ, तो 1982 में शामिल हो गया था भारत। ठीक है, पहली रामसर साइट जो भारत में बनी थी वो चिल्का झील थी 1981 में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, उड़ीसा में है। सबसे बड़ी रामसर साइट भारत में कहाँ है, तो सुंदरबन है जो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और सबसे छोटी रामसर साइट तो रेणुका झील, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। किसने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला, से क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बता रहा था ना कि जो ज्ञानेश कुमार है वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, ज्ञानेश कुमार 26वें चुनाव आयुक्त बने हैं ये। तो मैं बता रहा, देखिए ये नया अपॉइंटमेंट है, तो मैं पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट का वीडियो लाऊंगा आज शाम को, तो आप उसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और उसका भी PDF आपको शाम तक क्लास खत्म होने के बाद आपको नंबर पर मैसेज करेंगे, तो आप वहां पर उसको भेज दिया जाएगा। कौन सा नंबर, तो नंबर मैंने ऊपर बता दिया, आप वहां से लीजिएगा। ठीक है, 26वें चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन 1950 में बने थे। और पहली महिला कौन थी चुनाव आयुक्त, जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर VS रामा देवी थी पहली महिला। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष, और जब तक 65 साल के नहीं हो जाते तब तक। ठीक है, और आदर्श चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष उनका भी कार्यकाल, लेकिन उनका जब तक वो 62 साल के नहीं हो जाते तब तक। ठीक है, टोटल 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर मतलब एक होते हैं जो होते हैं वो मेन चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, और दूसरे जो दो लोग होते हैं वो अन्य लोग होते हैं, अदर्स होते हैं। ठीक है, स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, 1989 तक इसमें 3 सदस्य होते थे, लेकिन 1990-93 से 1 सदस्य होने लगे, लेकिन फिर इसे 1 अक्टूबर 1993 में इसमें 3 सदस्य होने लगे, याद रखिएगा इसको। ठीक है, निर्वाचन आयोग किसमें लिखा है संविधान के, तो संविधान के पार्ट 15 में लिखा है इसको। ठीक है, आर्टिकल 324 लेकर 29 तक, और हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। इसरो का चीफ अभी कौन है, तो V नारायणन। पहली महिला विधि सचिव कौन है, तो अंजू राठी।
UIDAI मतलब जो आधार से संबंधित जितने भी चीजें हैं जो UIDAI में उसको आता है, अंतर्गत आता है इसके। तो इसके चीफ कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार है, भुवनेश कुमार, ठीक है। NHRC वी रामा सुब्रमण्यम। और कैग कौन बने अभी? तो के संजय मूर्ति। 31 नवंबर में इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है, याद रखेगा इसको। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। सर ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया था क्लास 6 में, क्लास 7 में, ठीक है। तो इससे पहले क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। और एक 9 घंटे का मैंने 9 घंटे का एक मैराथन लेकर आया हूँ। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक बहुत अच्छे से उसमें रिवीजन किया है, ठीक है। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक बहुत अच्छे से उसमें रिवीजन किया है, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको मुझे इस नंबर पर मैसेज करना होगा, आपको उसी टाइम पीडीएफ भी दे जाएगा, ठीक है। शाम को आज न्यू अपॉइंटमेंट के लिए बहुत अच्छी वीडियो आ रही है, APPOINTMENT, न्यू अपॉइंटमेंट्स जो भी हुए हैं इंडिया में जनवरी से लेकर अभी तक, अभी 6-7 महीने में जो भी हैं, तो उसमें के लिए उसमें जो भी एग्जाम परस्पेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके लिए मैं बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया हूँ, वो शाम तक आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।